दोस्तों आज का हमारा जो लूसेंट सीरीज़ का ये पहला लूसेंट जीके सीरीज़ का हमारा ये पहला वीडियो होगा। ठीक है, हमने इसमें प्राचीन भारत को लिया है सबसे पहले। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री को हमने लिया है। इसका हमारा ये चैप्टर नंबर 1 होगा जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं लूसेंट बुक में, वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिए हैं आपके लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने आपके लिए प्रेजेंट किया है। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे के सारे स्लाइड मिलेंगे और उसके अंदर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। और अगर आप भी किसी कंपनी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए अगर आप एसएससी यूपीएससी किसी भी कंपनी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखेंगे अपनी पहली स्लाइड। हमारी पहली स्लाइड में कौन कौन से फैक्ट हैं पहले उनको कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास की। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम कर रहे हैं भारत के इतिहास की। ठीक है, अगर हम इसके परिचय की बात करें तो इतिहास का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। इतिहास का जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, याद रखना है आपको। जो मतलब लेखक और उनकी पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको यहीं से याद रखना है। हेरोडोट्स की पुस्तक थी हिस्टोरिका। ठीक है, इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अगर हम इतिहास के विभाजन की बात करें दोस्तों, इतिहास का विभाजन जो था, ठीक है, वो क्रिस्टोफ सेलियस ने किया था। क्रिस्टोफ सेलियस ने किया था। इतिहास को 3 भागों में इन्होंने विभाजन किया था, यानी कि इनको 3 भागों में बांटा था। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के अनुसार उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियस। ठीक है, एक फैक्ट आपको याद रखना है, ये जर्मनी के इतिहासकार थे। ठीक है, जर्मनी के इतिहासकार थे, ये आपको याद रखना है। इतिहास का विभाजन उन्होंने किया था। अगर हम भारत के नामकरण के सफर की बात करें तो हम देखेंगे महाकाव्य और पुराणों में इसको भारतवर्ष कहा गया है, जिसका अर्थ है भरतों का देश। और यहाँ के जो निवासी हैं दोस्तों उनको भारतीय कहा गया है। ठीक है, यानी कि भरत की संतान। यहाँ पर महाकाव्यों में भारतवर्ष कहा गया है। यूनानी लोगों ने इसको इंडे कहा है या इंडे कहा है। ठीक है, और इसी इंडे की इंडिया बना है। इंडे से ही इंडिया बना है। और ये इंडिया जो है किन्होंने कहा था दोस्तों? ये अंग्रेजों ने नाम दिया था इंडिया, भारत को। ठीक है, अगर हम मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों की बात करें तो उन्होंने हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया है, मतलब हिंद और हिंदुस्तान नाम उन्होंने हमें दिया है। और प्राचीन ईरानी की हम बात करें तो सिंधु नदी के नाम पर इन्होंने हिंदू नाम दिया है। सिंधु नदी के नाम पर हिंदू नाम देने वाले प्राचीन ईरानी लोग थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम एक टाइमलाइन देखें तो देखिए सिंधु जो था, सिंधु नदी के नाम पर ही हिंदू शब्द दिया था ईरानियों ने। ठीक है, याद रखना है। और यूनानियों ने इसको इंडे कहा था, इंदे या इंडे कहा था, और इंदे से ही शब्द बना है इंडिया। ठीक है, तो ये सफर आपको याद रखना है। इसके साथ हम देखेंगे थोड़ा, ये लूसेंट में ये एक बॉक्स में दिए गए फैक्ट हैं। ईसा पूर्व और ईसवी सन के बारे में बताया गया था। ईसा पूर्व को हम बीसी लिखते हैं और ईसवी को हम एडी लिखते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, ईसा पूर्व यानी कि बीसी, इंग्लिश में बीसी लिखते हैं, इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। और ईसवी को हम एडी लिखते हैं, यानी कि एनो डोमिनो। ठीक है, देखिए होता यह है कि जीरो ईसवी वर्ष को हमने ईसा मसीह का जन्म मान लिया है। ठीक है, और यहीं से वर्ष की शुरुआत होती है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या उल्टा चलता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, उल्टी गिनती में यहाँ पे चलता है। तो इसमें ही यहाँ पे देखिए स्लाइड में लिखा हुआ उल्टी गिनती के अंदर हमें देखना है बुद्ध का जन्म 2563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। देखें 563 ज्यादा है, 483 कम है, तो यानी कि उल्टी दिशा में हम आते हैं तो उसको हम कहते हैं बीसी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और अगर हम सीधी दिशा में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एडी, यानी कि ईसवी, एनो डोमिनो। ठीक है, ईसा पूर्व और ईसवी का ये डिफरेंस आपको पता लगा होगा आपको। ठीक है, क्यों कहा जाता है? सीधी गिनती के लिए हम ईसवी सन का यूज करते हैं और ईसा पूर्व में हम उल्टी गिनती करते हैं। आप याद रखना है आपको। ठीक है, जो कि जो ईसवी सन जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं और इजीली आपको याद होंगे ये फैक्ट। ठीक है, अब एक पॉइंट ये देखेंगे, भारत की जो जनसंख्या है दोस्तों, उसका निर्माण प्रमुख नस्लों से हुआ है। कौन कौन सी नस्लों से? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरियन, कॉकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है, इनके मिश्रण से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, ये अलग से दिया गया फैक्ट है लूसेंट के अंदर, आपको याद रखना है। जितने भी फैक्ट दोस्तों इस वीडियो में है सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लूसेंट के हैं और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऐड आपको नहीं मिलेगा, ताकि आपकी लूसेंट की जो बुक है वो अच्छे से पूरी कवर हो जाए। ठीक है,
चलिए अगला हम देखेंगे दोस्तों। अगला हमारा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जानकारी लेना चाहते हैं तो मुख्य रूप से हमें 4 स्रोतों से ये प्राप्त होती है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी 4 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। देखिए 4 स्रोत हैं वो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यहाँ भी आप देख सकते हैं इतिहास के स्रोत धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये टोटल कितने हैं दोस्तों? ये टोटल 4 है। सबसे पहले हम धर्म ग्रंथ की बात करेंगे। देखिए भारत का सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, वेदों के संकलन करता थे वेद व्यास। वेदों के अंदर ही वसुदेव कुटुंबकम का हमें उपदेश मिलता है। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश हमें कहाँ मिलता है? वेदों में मिलता है। टोटल दोस्तों हमारे 4 वेद हैं। याद रखना है आपको कितने वेद हैं? हमारे 4 वेद हैं जिनके नाम क्रमशः हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों इन चारों जो वेद, ये चारों वेदों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक, इन चारों वेद को सम्मिलित रूप से हम संहिता कहते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे फैक्ट है इस स्लाइड से। उम्मीद है आपको ये फैक्ट याद हो गए होंगे। आगे चलेंगे हम। देखिए ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, ऋग्वेद जो है ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। अगर हम संरचना की बात करें तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, वाल खिल्य पाठ के सहित। ठीक है, और इसके अंदर 10,462 ऋचाएं हैं। दोस्तों ऋचाएं जो होती है वो मंत्र होते हैं। ठीक है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, तो 10,462 ऋचाएं। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। पाठकर्ता की बात करें यानी कि जो रीडर होता है उसको होत्र कहते हैं। ठीक है, होत्र या होत्री कहा जाता है उसको। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, होत्र जो है वो पाठकर्ता होता है किसका? ऋग्वेद का। देखिए इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गाय के लिए दोस्तों अगन्य शब्द का यूज किया गया, अधन्या। ठीक है, अधन्य शब्द का यूज किया गया गाय के लिए और इसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको याद रखना है। देखिए वामनावतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों का जो प्राचीनतम स्रोत दोस्तों क्या है? वो ऋग्वेद ही है। आ, देखिए ऋग्वेद के बाद इतिहास के साधन के रूप में शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, आपको याद रखना है, इसको रट्टा मार के रखना है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है। ठीक है, ये एज इट इज आपको लूसेंट में मिलेगा। जब आप लूसेंट पढ़ेंगे ना, इस लेक्चर को देखने के बाद जब लूसेंट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा वो समझ में आने वाली है। ठीक है, तो पहले इस लेक्चर को देखें, फिर उसके बाद आप एक बारी लूसेंट को उठाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो समझ में आने वाली है। देखिए 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। अब कुछ महत्वपूर्ण मंडल हैं उनको हम एक बारी देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र इसमें दिया गया है। ठीक है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ठीक, 8वां मंडल की बात करें तो इसमें हस्तलिखित ऋचाएं दी गई हैं जिनको हम खिल कहते हैं। 9वें मंडल की बात करें तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त दिया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। उसमें चातुर्वर्ण समाज की रचना की गई है, रचना के बारे में बताया गया है। चातुर्वर्ण समाज से अर्थ है जिसमें बताया गया है कि समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी चर्चा आप अक्सर सुनते ही होंगे। ठीक है, ये 10वां मंडल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो दोस्तों ये चारों मंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे हमारा जो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है दोस्तों सस्वर पाठ व यज्ञों के नियमों यानी कि बलिदान विधि का ये संकलन है इसके अंदर। ठीक है, सस्वर पाठ, यज्ञों के नियमों और बलिदान विधि का इसमें संकलन दिया गया है। सामवेद की बात करें तो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, जो टोटल की 1810 ऋचाएं हैं। ठीक है, यानी कि 1810 सूक्त हैं। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद है, सबसे नया, सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद है। और सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है दोस्तों? वो याद रखना है आपको, ऋग्वेद है। ठीक है, देखिए अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है ये अथर्ववेद, जिसमें 731 मंत्र और 6000
पद दिए गए हैं, ठीक है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित किया गया है, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है ये। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। और इसमें ही ये कहा गया है कन्याओं के जन्म की निंदा, ठीक है। कन्याओं के जन्म की निंदा अगर आप कोई पूछता है तो किस वेद में की गई है दोस्तों, वो अथर्ववेद में की गई है, ठीक है। कन्याओं के जन्म की निंदा किस में की गई है, अथर्ववेद में की गई है। ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए, अथर्ववेद की दो शाखाएं भी हैं। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं दोस्तों, शौनक है एक तो, और पिपलाद। शौनक और पिपलाद दोस्तों किसकी शाखाएं हैं, अथर्ववेद की, ये आपको याद रखना है। अब हम इन तीनों वेदों से कुछ फैक्ट देखेंगे। देखिए, पाठकर्ता की बात करें तो यजुर्वेद के पाठकर्ता अर्धवर्यो हैं, सामवेद के उद्रात हैं, ठीक है। अथर्ववेद का कोई विशिष्ट नहीं है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, जो ऋग्वेद थे, ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद के जो पाठकर्ता मैंने बताया आपको पहले, वो कौन रहते हैं, वो होत्र है, ठीक है। ऋग्वेद के होत्र हो गए, यजुर्वेद के अध्वर्यो हो गए, सामवेद के उद्रात हो गए। ठीक है। मुख्य विषय की बात करें तो यज्ञ और बलिदान यजुर्वेद में है। सामवेद में संगीत और गायन है। देखिए, सा से सामवेद और सा से संगीत, इस तरीके से आप करते हैं। सामवेद जो है संगीत का वेद है। अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, विवाह और वशीकरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। कुछ विशिष्ट तथ्य हम देखेंगे। एकमात्र वेद जो गद व पद में लिखा गया है दोस्तों, वो कौन सा है, यजुर्वेद है। देखिए, गद और पद में लिखा गया वेद यजुर्वेद है, आपको याद रखना है। देखिए, सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, ठीक है। सामवेद को क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो सामान्य मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का विवरण इसमें दिया गया है, ठीक है। सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण इसमें दिया गया है, क्योंकि इसमें रोग निवारण, जादू टोना, विवाह, ये सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इस स्लाइड से आपको ये फैक्ट है जो याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखेंगे हम, हमारा नेक्स्ट है वैदिक साहित्य के विस्तार की। अगर हम बात करें तो हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहले आते हैं, जो वेदों की गद्य में व्याख्या करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ का काम क्या है दोस्तों, वेदों की गद्य में व्याख्या करना, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया शतपथ ब्राह्मण में, और इसी शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का वर्णन भी किया गया। ठीक है। उपनिषद की हम बात करें, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, ठीक है। तो कुल वेदांत उपनिषद हमारे 108 हैं, जिनमें से 13 ही मूलभूत है, ठीक है। 13 ही मूलभूत वेदांत उपनिषद है हमारे, और उनकी कुल संख्या 108 है। मित्रायण संहिता की हम बात करें, मित्रायणी संहिता की बात करें तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति इसी संहिता में दी गई है। मित्रायणी संहिता में क्यों दी गई है, क्योंकि शराब, जुआ और स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। देखिए, शराब, जुआ और स्त्री, ठीक है, इन तीनों को पुरुष का दोष बताया गया है किसमें, मित्रायण संहिता में। इसीलिए कहते हैं कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है मित्रायणी संहिता में, ठीक है। जबालोपनिषद की हम बात करें तो इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। 4 आश्रम कौन कौन से हैं, देखिए, सबसे पहला कौन सा होता है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसके बाद फिर आता है गृहस्थ, जब शादी वगैरह होती है तो गृहस्थ आश्रम आ जाता है। उसके बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है दोस्तों, ठीक है, वानप्रस्थ आएगा, और इसके बाद फिर आ जाएगा संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम, ठीक है। ये 4 आश्रम के उल्लेख किसमें किया गया है दोस्तों, जबालोपनिषद में किया गया, आपको याद रखना है। स्मृति ग्रंथों की हम बात करें तो मनुस्मृति दोस्तों सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है, और ये शुंग काल का एक ग्रंथ भी है, ठीक है। याद रखना है आपको, मनुस्मृति शुंग काल का ग्रंथ है। नारद स्मृति की बात करें तो ये गुप्त युग की जानकारी हमें देती है, ठीक है। नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी हमें देती है। देखिए, वेद और उनके ब्राह्मणों की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशितकी है। यजुर्वेद के ब्राह्मणों की बात करें तो तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पंचविश है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपद है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वेद हैं और इनके ये ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको याद रखना है इनको, ठीक है। 6 वेदांगों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें हम देखते हैं 6 वेदांगों में पहला है हमारा शिक्षा, ठीक है, यानी कि उच्चारण। दूसरा है हमारा कल्प, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति। चौथा है हमारा व्याकरण, पांचवा छंद है, और 6 नंबर पे ज्योतिष है। दोस्तों, ये 6 वेदांग है, ठीक है, आपको याद रखना है। इन 6 वेदांगों में क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वेदांग नहीं है, ठीक है। तो इसकी मैं एक ट्रिक भी दूंगा आपको, एक सेपरेट वीडियो में ना, मैं आपको इनकी ट्रिक दूंगा 6 वेदांग याद करने के लिए एक साथ।
तो आपको वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये फैक्ट है स्लाइड से आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे हम, मेरे नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। देखिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है दोस्तों, हमारी ये हो गई, ये स्लाइड हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हमारी है पुराण। पुराण और ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम देखेंगे। तो पुराणों के जो रचयिता हैं दोस्तों लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं, ठीक है। कौन है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं, ठीक है, पुराणों के रचनाकार। संख्या की बात करें तो ये टोटल 18 हैं, जिनमें से केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली दी गई है। किन पांचों में दी गई है? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, ठीक है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही 5 में ये राजाओं की वंशावली दी गई है, ठीक है, इन पांचों में। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो पुराण पुराण जो है दोस्तों वो सरल संस्कृत श्लोक में है, ठीक है, सरल संस्कृत श्लोक में है। इसीलिए जो स्त्रियां और शूद्र थे जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। और पुराणों का पाठ जो है वो पुजारी लोग मंदिरों में किया करते थे, ठीक है। अग्नि पुराण की बात करें हम दोस्तों तो ये राजतंत्र और के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी हमें देती है। अग्नि पुराण हमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी देती है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए देखिए पुराण से संबंधित वंश हम देखेंगे। देखिए विष्णु पुराण जो है दोस्तों वो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है वह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इनको नाम बना सकते हैं। जैसे वायु मौर्य आप बना लो, ठीक है। आपने बनाया क्या नाम? वायु मौर्य। यही आपको याद रहेगा। विष्णु मौर्य, सॉरी, वो तो वायु वायु गुप्त होगा वो तो यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये विष्णु मौर्य हो जाएगा। क्या होगा? विष्णु मौर्य। इससे आपको याद रहेगा कि जो विष्णु है वो पुराण है और मौर्य जो है वो वंश है। तो यानी कि विष्णु पुराण से संबंधित वंश मौर्य वंश हो जाएगा। ऐसे ही आपको वायु गुप्त बना लेना है, ठीक है। नाम भी ये बन रहे हैं ना आराम से, वायु गुप्त। वायु गुप्त से आपको याद रहेगा कि वायु से तो वायु पुराण हो गया, गुप्त से गुप्त वंश से वो संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश है, ये आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आधी मछली, आंध्र को आधा बना दिए, मत्स्य को मछली बना दो, तो बना दो आधी मछली, यानी कि आंध्र की मछली कुछ भी बना दो, ठीक है। तो आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ एग्जाम ट्रैप की बात करें दोस्तों, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। पहली बात तो याद रखनी है कि मत्स्य पुराण जो है दोस्तों सबसे प्राचीन है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। और ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से नहीं, ठीक है। आप इसलिए याद रखो, माँ से मत्स्य, माँ से मौर्य, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। इसलिए मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहन वंश से संबंधित है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। तो दोस्तों ये स्लाइड हमने देख ली। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हमारी, ठीक है। 8वीं स्लाइड है हमारी। देखिए बौद्ध, जैन एवं अन्य ऐतिहासिक साहित्यों की हम बात करेंगे। देखिए बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो बौद्ध साहित्य में जातक जो है वो बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां हैं, ठीक है। जातक में क्या है दोस्तों? जातक में है बुद्ध की पुनर्जन्म की, पूर्व जन्म की कहानियां। कथा वस्तु जो है दोस्तों वो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र दर्शाया गया है। देखिए जो बौद्ध धर्म है वो, उसके दो संप्रदाय माने जाते हैं हमारे, हीनयान और महायान, ठीक है। कथा वस्तु जो है वो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो इसको आगम कहा जाता है दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। बहुत बार आ चुके हैं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। और भगवती सूत्र जो है दोस्तों महावीर के जीवन कृत्य इसमें दर्शाए गए हैं। और कल्प सूत्र में जैन धर्म का आरंभिक इतिहास हमें मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गार्गी संहिता की बात करें दोस्तों, ये इसके जो लेखक हैं वो कात्यायन है। और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें यवन आक्रमण का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। गार्गी संहिता में ज्योतिष ग्रंथ है ये एक, और इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है जो कि कात्यायन के द्वारा लिखी गई है। अगर हम लेखक और उसके पुस्तक और लेखकों की बात करें दोस्तों, ये जो हम पुस्तक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पुस्तकें आप जो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनको देखते हैं हम। देखिए अर्थशास्त्र तो आपने देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, जिनका एक अन्य नाम कौटिल्य भी है, ठीक है। इस में 15 अधिकरण दिए गए हैं, 15 अधिकरण दिए गए हैं। और इसका विषय क्या है? मौर्य इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है, ये बुक देती है अर्थशास्त्र, ठीक है। अनुवादक कौन है इसके? श्याम शास्त्री हैं, ठीक है। राजतरंगी की बात करें तो इसके लेखक कल्लड़ हैं, और ये हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती है। राजतरंगड़ी कल्लड़ के द्वारा लिखी गई कश्मीर का इतिहास हमें बताती है। चचनामा की बात करें तो इसके लेखक अली अहमद थे, जिसमें अरबों की सिंध की विजय के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसका विषय है अरबों की सिंध विजय, चचनामा की, ठीक है। अली अहमद इसके लेखक रहे हैं। अष्टाध्यायी की बात करें दोस्तों, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है।
संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि है। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग इसी पुस्तक में किया गया था। ठीक है, लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग अष्टाध्यायी पुस्तक में किया गया था। अगर हम महाभाष्य की बात करें तो इसके लेखक पतंजलि हैं, जो शुंग काल का हमें इतिहास बताती है, शुंगों का इतिहास हमें बताती है पतंजलि की महाभाष्य। ठीक है, तो दोस्तों ये स्लाइड है हमारी कंप्लीट। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, विदेशी यात्रियों का विवरण यानी यूनानी और रोमन लेखकों की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखेंगे टेसियस जो थे वो ईरान का राजवेद था। कौन था? टेसियस ईरान का राजवेद था। दोस्तों ये हूबहू सारे फैक्ट आप चेक करते रहना। ठीक है, आप ये लेक्चर के साथ साथ भी आप चेक कर सकते हो कि इसमें जितने भी फैक्ट हैं वो सारे लूसेंट के हैं। कहीं आपको फालतू एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको नहीं दिए, ताकि आपकी लूसेंट की बुक कंप्लीट होती चली जाए। ठीक है दोस्तों, टेसियस ईरान का राजवेद था। आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय विवरण है इसका, इसलिए ये अधिक प्रमाणिक नहीं माना जाता है। हेरोडोटस की बात करें तो इतिहास का पिता है और पुस्तक इसकी हिस्टोरिका है। ठीक है, 5वीं सदी बीसी की ये है और भारत फारस संबंध के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक दोस्तों 3 है, निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ठीक है, इनका जो लिखा गया इतिहास है वो अधिक प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, अन्य लेखक की बात करें तो टॉलमी है। 2री सदी में इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी भारत का भूगोल, ये आपको याद रखना है। पिलनी प्रथम 7वीं में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, जिसका विषय है पेड़ पौधे और खनिज। ठीक है, पिलनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। देखिए, पेरी प्लस ऑफ द एरेथ्रीसी जो है वो 80 AD में, 80 ईस्वी सन में ये लिखी गई किताब है, जिसके लेखक अज्ञात है। ठीक है, अज्ञात लेखक है, बंदरगाह की जानकारी हमें देती है। आप याद रखें, पेरी प्लस ऑफ द एरेथ्रीसी जो है वो अज्ञात नाम के लेखक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। कैसे भी याद रख लो, या तो आप याद रखो पेरी प्लस ऑफ द एरेथ्रीसी ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखे गए जिसका हमें नाम ही नहीं पता, तो इसलिए हम उसको अज्ञात कह रहे हैं, या फिर आप याद रखो कि अज्ञात नाम के लेखक ने पेरिप्लस ऑफ द एरेथेंसी किताब लिखी है। ठीक है, जो कि 80 AD की यानी 80 ईस्वी सन में ये के काल की मानी जाती है। देखिए, कौन किसके दरबार में आया था हम ये भी देख लेते हैं। देखिए, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का ये दूत था। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जिसकी पुस्तक इंडिका थी। याद रखना है, वो इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, मेगास्थनीज की जो किताब है वो इंडिका है। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों हाईली इंपॉर्टेंट है ये, कौन किसके दरबार में आया था ये पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाईमेकस जो था दोस्तों वो सीरियन नरेश अंतियोकस का दूत था। डाईमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, डाईमेकस कहाँ आया था दोस्तों? बिंदुसार के दरबार में आया था। अगर हम डायनोसियस की बात करें तो ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत था। ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत डायनोसियस था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आ रहा हो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करने, साथ ही साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलें। चलिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे हमारा अगली स्लाइड हमारी चीनी में अभी यात्रियों के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, चीनी यात्री की अगर हम बात करें तो चीनी यात्री बौद्ध अध्ययन हेतु ये आए थे यहाँ पे। ठीक है, पाहियान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। पाहियान कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया और इन्होंने 14 वर्ष तक यहाँ पे वास किया था। ठीक है, 14 वर्ष ये यहाँ पे रुके थे पाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। संयुगन की बात करें तो 518 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, और हेनसंग की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पाहियान की तरह। हेनसंग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। ठीक है, 629 से 645 AD। ठीक है, भ्रमण वृत्तांत इनका है सीयू की। इन्होंने जहाँ जहाँ भी भ्रमण किया है उसका इन्होंने वृत्तांत दिया है और उसका नाम इन्होंने रखा सीयू की। इनकी पुस्तक का नाम सीयू की है। किसकी? ह्वेनसांग की। 138 देशों का इसमें विवरण दिया गया। अगर बुक का नाम आता है सीयू की, किसकी किताब है? हर्षवर्धन ह्वेनसांग की है ये। ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के समय में आए थे और इसमें 138 देशों का विवरण दिया गया है। नालंदा में ये लोग ह्वेनसांग नालंदा में पढ़े थे। ठीक है, नालंदा में जिस वक्त ये पढ़ रहे थे तो उस वक्त यहाँ के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। ठीक है, जब ये पढ़ रहे थे ह्वेनसांग तो उस समय जो कुलपति थे वहाँ के यानी कि चांसलर वो शीलभद्र थे। इत्सिंग की अगर हम बात करें तो 7वीं सदी के अंत में आए थे। नालंदा और विक्रमशिला का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो ये चीन यात्री हैं दोस्तों, इनसे आपको याद रखना है ये सारे फैक्ट। अगर हम तारानाथ की बात करें तो ये तिब्बती लेखक है और इन्होंने कंग्यूर तेंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। कंग्यूर तेंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना तारानाथ ने की थी, जो कि तिब्बती लेखक है।
ता से तारानाथ, ता से तिब्बत, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मार्को पोलो की हम बात करें तो पांडे देश की यात्रा पर आए थे, ठीक है। मार्को पोलो पांडे देश की यात्रा पर ही आए थे। बस इससे इतनी फैक्ट है, दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे चीनी यात्रियों से संबंधित, खासकर जो है वो आपको याद रखना है अच्छे से। लेकिन इनके क्रम की बात करें तो चीनी यात्रियों के क्रम की बात करें तो सबसे पहले फाइयान गुप्ता एम्पायर में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सेमगर 518 एडी में आए थे। हेनसंग हर्ष एम्पायर में आए थे, नहीं हर्षवर्धन के काल में आए थे। और इस सिंह जो है वो 7वीं सेंचुरी में आए थे, ठीक है। आपको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि चीनी यात्री को फांसी हुई, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखते हो। हमारी ट्रिक क्या है, फांसी हुई है सिर्फ, और चीनी यात्रियों से आपको याद रहेगा कि ये ट्रिक चीनी यात्रियों से संबंधित है, ठीक है। फांसी हुई हमारी मेन ट्रिक है। देखिए कैसे, फांसी हुई, ठीक है। आपको क्या याद रखना, फांसी हुई, फा से तो फायान हो गया, सा से संयुगन, हा से हेंसंग और ई से इसिंग। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये ट्रिक है सिंपल, ये आपको अगर वैसे ही याद होता है तो वो भी अच्छा है, आपको आराम से याद कर लेना है इसको। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है सुनिए क्रम के संबंध में, ठीक है। तो क्रम आपको याद रखना है। अरबी लेखक की अगर हम बात करें, ठीक है, अरबी लेखक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अलबरूनी को देखे थे। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। पुस्तक इसकी किताब उल हिंद यानी कि तहकीक हिंद है। इसमें राजपूत समाज विज्ञान धर्म का वर्णन किया गया है। अलबरूनी के साथ महमूद गजनवी आया था, जिसकी पुस्तक का नाम किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है। इब्न बतूता दोस्तों, ये इसका यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है, जो कि अरबी में लिखा गया था 1323 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही ये भारत आया था, और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसको, इब्न बतूता को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे आगे देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो सबसे प्रामाणिक होते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलग सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपको ये स्टार मार्क करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगर हम महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करें तो बोगास कोई का जो अभिलेख है हमें एशिया माइनर यानी मिला है, जो कि 1400 बीसी का है। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य के नाम मिलते हैं, ठीक है। बोगास कोई में, जो कि एशिया माइनर में मिला है। देखिए, बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में स्थित है। ये एक नवपाषाणी गर्तावास हमें यहाँ से मिला है, ठीक है, यानी कि गड्ढाघर। वो क्या है कि नवपाषाण काल का ये स्थल है बुर्ज होम। उसमें क्या है कि वहाँ पे गड्ढाघर मिले, लोग गड्ढे बना के घरों में रहते थे, ठीक है। गड्ढे के अंदर घर बना के उसमें रहते थे। यहाँ पे एक चीज और मिली है, मनुष्यों के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा भी हमें यहाँ पे पता चली है, ठीक है। मनुष्यों के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा हमें बुर्ज होम से ही पता लगी है, जहाँ के नवपाषाणी गर्तावास यानी कि गड्ढाघर प्रसिद्ध है। सिक्कों की बात करें तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है दोस्तों। साहित्य में इनको काशार्पण कहा जाता है। आहत सिक्कों को साहित्य में काशार्पण कहा जाता है, और जो कि पुराने सिक्के होते हैं। सिक्कों पर लिखने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था, ठीक है। अगर हम यवन शासकों की बात करें तो इन्होंने ही सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य किया था। ठीक है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती मुद्रा, देखिए मुद्रा के ऊपर समुद्रगुप्त की एक तस्वीर है जो वीणा बजाते हुए दिखाई गई है, ठीक है। उससे पता लगता है कि वो संगीत प्रेमी था, ठीक है, उसके होने का प्रमाण हमें मिलता है। देखिए, बोगास कोई जो है एशिया माइनर में है। वैदिक देवताओं के बारे में ये हमें बताता है। बुर्ज होम में हमें गर्तावास और कुत्ते दफनाने की प्रथा मिली है मनुष्यों के साथ। बेशनगर का विदिशा जो है, बेशनगर जो विदिशा में है, गरुड़ स्तंभ हमें वहां से मिला है। हेलियोडोरस का ये है, और भागवत धर्म की जानकारी हमें ये देता है ठीक है। अरिकोमेडियो की हम बात करें, पुडुचेरी में, यहाँ से हमें रोमन सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे प्राचीन काल में भारत के संबंध जो थे म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, मलाया, कंबोडिया और जावा से थे। जिनके पुराने नाम है, मलाया का नाम है स्वर्ण भूमि, म्यांमार का स्वर्ण भूमि, मलाया का स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया का कंबोज, और जावा का क्या है, यवद्वीप। दोस्तों इनके प्राचीन काल में भारत के साथ संबंध भी रहे हैं, ठीक है। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड हमारी, महत्वपूर्ण अभिलेख और शासकों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभिलेखों का अध्ययन क्या है, एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है? एपिग्राफी कहलाता है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है, ठीक है। भारतवर्ष का जिक्र जो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी में शोहगोरा अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। कहाँ से, सोहगोरा अभिलेख से हमें दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी प्राप्त होती है।
भारत पर हुण आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। भारत पर हुण आक्रमण की जो जानकारी है दोस्तों हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें एरण अभिलेख से मिलता है, जो कि भानुगुप्त का है। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख है, जो कि भानुगुप्त का है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकरों के श्रेणियों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास ही अभिलेखों पर आधारित है। अगर क्वेश्चन आता है कि किन राजाओं का इतिहास अभिलेखों पर आधारित है, तो आपको बताना है सातवाहन राजाओं का इतिहास जो है वो पूरा इतिहास अभिलेखों पर ही आधारित है। देखिए, अभिलेख और शासक हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक लिस्ट के माध्यम से। ठीक है, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो तिथि रहित है, इसकी कोई तिथि नहीं है। कलिंग राज खारवेल इसके शासक थे बनाने वाले। जूनागढ़ जो कि गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, रुद्र दामन इसके बनाने वाले शासक थे। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ठीक है, इन्हीं की जो वीणा पे मुद्रा पे वीणा बजाते हुए तस्वीर है समुद्रगुप्त की। एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख के शासक रहे थे मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त है दोस्तों। है, और देवपाड़ा जो अभिलेख है हमारा बंगाल शासक विजय सेन के काल में ये बनवाया गया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे आपको याद रखने हैं। ठीक है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये स्लाइड बहुत ज्यादा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है अभिलेख और उनके शासकों से, तो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम। देखिए, भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैलियों की अगर हम बात करें, तो भारत में मंदिर निर्माण की मुख्यतः 3 शैलियाँ हैं। ठीक है, पहली है नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में मंदिरों की शैली है। दूसरी हमारी द्रविड़ शैली है, जो कि दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली है। और वेसर शैली तीसरे नंबर पर है। तो दक्षिणापथ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, यानी कि मिश्रित है ये। नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है वेसर शैली। ठीक है, देखिए, पंचायतन शैली भी एक इम्पोर्टेंट शैली है मंदिर निर्माण की। यह एक हिंदू मंदिर रचना शैली है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मुख्य मंदिर होता है, उसके 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। आप देख सकते हैं ये मुख्य मंदिर होगा और 4 सहायक मंदिरों से ये घिरा हुआ होगा। ठीक है, देखिए, उत्तर भारत में नागर शैली उत्तर भारत में होगी, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली होगी, दक्षिणापथ में हमारी बेसर शैली हो गई है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। और पंचायतन मंदिर के उदाहरण देख लेते हैं। कुछ मुख्य उदाहरण है पंचायतन मंदिर के। कंदरिया महादेव जो खजुराहो में स्थित है। ब्रह्मेश्वर जो भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। दासे दशावतार दासे देवगढ़। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ से है और गौडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है दोस्तों। देखिए, हमारी टोटल जो वो ये लेक्चर है वो तो खत्म हो गया। अब हम कुछ कंफ्यूजिंग फैक्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए, कंफ्यूजिंग फैक्ट क्या है जिन पे आपको ध्यान देना है। पुराण वर्सेस वंश है। देखिए, पुराण और वंश के बारे में कंफ्यूजन होती है। मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहन वंश से संबंधित है, लेकिन हम सोचते हैं मौर्य वंश से है। ठीक है, तो आपको याद रखना है माँ से मत्स्य माँ से मौर्य, इनका कोई मेल नहीं है। इसका मेल किससे? मत्स्य पुराण का सातवाहन आंध्र सातवाहन, या आधी मछली नाम से भी याद रख सकते हो। यह है आंध्र सातवाहन वंश। तो आप आधी मछली से इसको याद रख लो। ठीक है, विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, आपको बताया मैंने, विष्णु मौर्य, इस नाम को आप याद रखो, विष्णु मौर्य। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, तो उसको याद रखना वायु गुप्त नाम से। ठीक है, वायु गुप्त नाम आपसे याद रखना है, वायु गुप्त। ठीक है, उससे क्या होगा, वायु से वायु पुराण, गुप्त से गुप्त वंश। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब विदेशी यात्री कौन किसके दरबार में आया था, याद रखना है। देखिए, मेगास्नीज जो था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज्यादा, सर इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। मेगास्नीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस जो है वो अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, और फाहियान जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ह्वेनसांग के दरबार में, तो ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो फाहियान उसके दरबार में कैसे आ सकता है? ठीक है, मतलब नहीं आया था, आ तो सकता है लेकिन वो नहीं आया था। वो आया कहाँ था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर अभिलेख की बात करें तो सती और अकाल में हमें कन्फ्यूजन होती है। देखिए, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य दोस्तों इंपोर्टेंट है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख है। ठीक है, जो कि भानुगुप्त का है।
याद रखना है आपको, एरन अभिलेख में ही सती प्रथा का हमें पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि भानुगुप्त का है। ठीक है। अकाल यानी दुर्भिक्ष की जानकारी हमें सोहगोरा अभिलेख से मिलती है। ठीक है। सोहगोरा अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, किसकी? अकाल की। तो दोस्तों ये हमारे कन्फ्यूजिंग फैक्ट थे, देखें हमने देखे अच्छे से। आगे हम देखते हैं कुछ, देखिए कुछ हम ट्रैप देख लेते हैं अब। ठीक है। अक्सर गलत होने वाले प्रश्न है ये। वेद और ब्राह्मण गण से संबंधित है। देखिए ऐत्रेय जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से संबंधित है, और शतपथ जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है। ठीक है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है। ठीक है। ऐत्रेय में नहीं कहा गया है। ये आपको याद रखना। अथर्ववेद की शाखाओं की बात करें तो शौनक और पिपलाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। ठीक है। ये ऋग्वेद की शाखा नहीं है। ऋग्वेद की सिर्फ एक शाखा है दोस्तों, वो शाकल है। ठीक। ऋग्वेद की एक ही जीवित शाखा है, वो है शाकल। गार्गी संहिता की बात करें तो यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है। लेकिन इसमें यवन आक्रमण की भी जानकारी मिलती है हमें। ज्योतिष ग्रंथ है, हमें यवन आक्रमण की भी जानकारी देता है। ठीक है। इतिहास ग्रंथ ये नहीं है। जातक और कथावस्तु की बात करें तो जो जातक है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। और कथावस्तु ये भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। और कथावस्तु जो है दोस्तों वो हीनयान शाखा का के ग्रंथ है। ठीक है। इब्न बतूता और अलबरूनी की बात करें तो जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था। ठीक है। महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? अलबरूनी आया था। और जो इब्न बतूता था वो 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। ठीक है। दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। यह फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब हम फाइनल अपनी स्लाइड देखेंगे, जिसमें पूरा रिवीजन कर लेंगे इस लेक्चर का। ठीक है। देखिए सुपर क्विक रीजन हम देखेंगे इसमें। ठीक है। परीक्षा से पहले आप इसको अगर देखेंगे तो आपको पूरा लेक्चर अच्छे से याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। इतिहास के पिता की बात करें तो हेरोडोट्स थे, जिनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। ठीक है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, और गायत्री मंत्र तीसरे में है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद दोस्तों अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। संगीत का जनक सामवेद है। ठीक है। गद और पद में वाला वेद जो है वो यजुर्वेद है। ठीक है। वेदों से ये फैक्ट है आपके। पुराणों की संख्या टोटल 18 है दोस्तों। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। वेदांगों की संख्या दोस्तों 6 हैं, जिनके नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है। अगर हम उपनिषद की बात करें तो 108 उपनिषद हैं टोटल, जिसमें जपालोपनिषद जो है 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं दोस्तों। मौर्य काल का ये ग्रंथ है। राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ हैं, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि हैं, जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। एपिग्राफी जो है वो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है, और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला था। ठीक है। पुरातत्व के पितामह की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ये कहा जाता है। और प्राचीन सिक्के जो है उनको आहत सिक्के कहा जाता है दोस्तों। साहित्य की भाषा में उनको काशार्पण भी कहा जाता है। ठीक। तो दोस्तों ये आज के हमारे, ठीक है, हमारा फैक्ट थे लूसेंट के। प्राचीन भारत के पहला चैप्टर जो है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसके ये सारे फैक्ट थे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारे प्रेजेंटेशन की वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और बेहतर कंटेंट हम बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है। आपको और भी कंटेंट हम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। और फ्री पीडीएफ, इस वीडियो की जो पीडीएफ है दोस्तों फ्री में आपको दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। ठीक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और जो मैं पीडीएफ दूंगा उस पर क्यूआर कोड भी होगा, वहाँ से भी आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा। ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं आपको, ये सोशल मीडिया लिंक है हमारे। ठीक है। इन सोशल मीडिया लिंक पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है। फॉलो करें और हमेशा अपडेट रहें। ठीक है। तो दोस्तों ये आज का हमारा पहला वीडियो था लूसेंट जीके सीरीज का। ठीक है। ऐसे ही मैं पहले तो एक लेक्चर वीडियो लाऊंगा। ठीक है। ठीक है। पहले मैं आपको एक लेक्चर वीडियो दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक एमसीक्यू का, इसी लेक्चर का एमसीक्यू वीडियो दूंगा। ठीक है। फिर उसकी फ्री पीडीएफ भी आपको दूंगा मैं। इनकी फ्री पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। तो दोस्तों ये आज का हमारा पहला वीडियो था। अब ऐसे ही हम अपनी सीरीज के
नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो को पसंद आया तो, ठीक है, पसंद आया होगा। अ, एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।